Hey guys, what's up? Listen, these are going to be short revision sessions where we are going to be doing some questions. So let's see. This is P4 questions, and we are going to be attempting these questions. सबसे पहला सवाल है हमारे पास स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अब यार ये बात तो हमने काफ़ी प्रैक्टिस भी कर ली है. अब हमें तो पता ही है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, मैंने लिखा है यहाँ पर gravitational force is directly proportional to the product of two masses, that means point masses, and inversely proportional to the square of the separation between the centers of two masses. So this is the Newton's law of gravitation, जिसको हम लोग लिख भी सकते हैं F is directly proportional to m1 m2 over r square. Well, I'm sure you already know what m1 m2 is, and if we remove the symbol of proportionality, we are going to get a constant known as the gravitational constant, universal gravitational constant. Anyways, a satellite is in a circular orbit around a planet. The radius of the orbit is r and the period of the orbit is t. द प्लैनेट इज अ यूनिफॉर्म स्फेयर. अच्छा, हमारे पास एक यूनिफॉर्म स्फेयर है, तो इसका मतलब है हम लोग ये लॉज लगा सकते हैं. यूज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन टू शो दैट आर एंड टी आर रिलेटेड बाय दिस वेयर एम इज द दिस. तो इसको हम लोग आराम से कर सकते हैं. हम एक काम कर सकते हैं, सिंस ऑर्बिट की बात की है तो ऑर्बिट का मतलब होगा सर्कुलर मोशन, जाहिर सी बात है. तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक ही फोर्स है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट. अगर ग्रेविटेशनल फोर्स सैटेलाइट पे एक्ट कर रही है, सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी द रिजल्टेंट फोर्स. अगर ये रिजल्टेंट फोर्स है तो जाहिर सी बात है यही फोर्स हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगी. ठीक है, तो इसका मतलब है ये हम लोग लिख सकते हैं जी एम. एक्चुअली इन्होंने हमारे पास क्या चीज़ें लिखवाई थी इधर. अच्छा, जी एम स्मॉल एम जो कि सैटेलाइट का मास होगा ओवर आर स्क्वायर. इस आर की जगह पर आई एम गोइंग टू यूज आर बिकॉज दैट इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. सो आर स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू, हमारे पास हो जाएगा, सिंस वी हैव टी ओवर हेयर, तो इसका मतलब है कि एम आर ओमेगा square is the best option. So omega itself is equal to 2 pi over t. इसको उठाकर हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये एम एम तो पहले रेड ऑफ कर लेते हैं, तो इसका मतलब है सैटेलाइट के मास की ज़रूरत ही नहीं है हमारे पास. सो जी एम ओवर आर क्यूब शुड बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर. अब इसको हम लोग रीअरेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब इज इक्वल टू जी एम टी स्क्वायर. सो देयर यू हैव इट. ये तो बहुत आसान सा था, ये भी हमने कर लिया. अब मुझे ये कहता है द अर्थ में बी कंसिडर्ड टू बी अ यूनिफॉर्म स्फेयर ऑफ मास दिस. ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म स्फेयर है, उसका मास ये, रेडियस ये रहा. A geostationary satellite is in orbit around the earth. अच्छा, geostationary satellite है, इसका मतलब है कि वो जो सैटेलाइट होगा उसका टाइम पीरियड और जो अर्थ का जो रोटेशन का टाइम पीरियड होगा वो एग्जैक्टली सेम होंगे. ये बात भी हो गई. यूज द एक्सप्रेशन इन बी to determine the height of the satellite above the earth's surface. यानी सरफेस से ऊपर की हमें हाइट निकालनी है. तो ये हमारे पास क्या गिवन है, द अर्थ में बी कंसिडर्ड टू बी यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ दिस, और उसका रेडियस गिवन है. तो हमें ये एक्सप्रेशन यूज करनी पड़ेगी. वी आर गोइंग टू बी यूटिलाइजिंग दिस थिंग. सो लेट्स सी, लेट्स अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. सो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर. अब ये जो r है, पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, पहले हम लोग ये r निकाल लेते हैं. ये जो r की वैल्यू आएगी, ये आएगी कि भाई ये हमारे पास अर्थ है, लेट दिस बी द सैटेलाइट. तो r यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, दिस इज द कैपिटल R. उसमें से अगर मैं ये वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास हाइट निकल आएगी. तो हम लोग यही करेंगे. हम लोग पहले हम लोग r निकालने की कोशिश करते हैं. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो दिस इज गोइंग टू बी 6.67 into 10 raised to power -11 into m की वैल्यू हमारे पास गिवन है विच इज 5.98 into 10 raised to power 24, and then we are going to be multiplying this by t square. तो जाहिर बात है अर्थ का जो टाइम पीरियड होता है एक रोटेशन का,
वो होता है 24 आवर्स। तो इसका मतलब है इसको हमें सेकंड्स में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 24 into 3600। ओके, सो देयर यू हैव इट। तो ये हमारे पास जो है अर्थ का जो रोटेशन का टाइम है वो है, सही है। तो ये भी हमने निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है अब हम लोग जो है अब हमारा मेजर टारगेट होगा टू फाइंड दिस आर क्यूब। सो लेट मी जस्ट यूज अ कैलकुलेटर, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ उसको। ओके, सो मेरे पास ये एक वैल्यू आ गई है आर की, ये पूरी आर की वैल्यू आई है। अब आप एक देख सकते हो, आई हैव नॉट राउंडेड इट ऑफ, जो आ रहा था मैंने वो लिख दिया इधर। अब फाइनल आंसर में मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा, लेकिन उससे पहले जो है ना मुझे अभी एक काम करना पड़ेगा। ये तो हमारे पास वो आया, रेडियस आ गया, मतलब नहीं ये रेडियस नहीं आया, टेक्निकली ये ऑर्बिट का रेडियस आया, यानी ये आर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है ना ये आया हमारे पास। Okay, so now we are going to be we will be subtracting the radius of the earth from this value. So मैं इसको कैलकुलेटर में डायरेक्टली कर लेता हूँ। जो भी आंसर आया था उसको माइनस करता हूँ। 6.37 into 10, oh my god, 10 raised to power 6। ये मैंने ऑपरेशन की, तो मेरे पास जो हाइट आ रही है वो हाइट मेरे पास आ रही है। अब मैं इसको राउंड ऑफ कर रहा हूँ। एक काम कर लेते हैं, इसको 3SF तक इसको राउंड ऑफ कर रहा हूँ मैं। सो दिस इज गोइंग टू बी 359 1 2 3 4 5 5 zeros 1 2 3 4 5, सही है। या मैं इसको लिख सकता हूँ, मैं इसको इंजीनियरिंग मोड में भी जाके लिख सकता हूँ। सो दिस इज गोइंग टू बी 3.59 into 10 raised to power ये हो जाएगा 7 meters, right? So there you have it, this is done। ये भी हो गया हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास हाइट है सरफेस के ऊपर, जो हमने अभी हाइट निकाली है ना, ये वाली जो हाइट है, दिस इज दिस हाइट ओवर हियर। खैर ये भी हो गया। अच्छा, फिर मुझे कहता है अनदर सैटेलाइट इज इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ विद द सेम ऑर्बिटल रेडियस एंड पीरियड एज द सैटेलाइट इन सी। Your target is to calculate the angular speed of the satellite in this orbit. Give a unit with your answer. Your target is to find omega. Okay. तो ये तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल है। सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी हम लगाएंगे फॉर्मूला, एंड दिस इज गोइंग टू बी 2 पाई ओवर, बिकॉज सिंस इट इज द सेम ऑर्बिटल रेडियस एंड पीरियड एज द सैटेलाइट, तो वो हमारे पास पिछला वाला जो था जियो स्टेशनरी था, सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी जियो, मतलब टेक्निकली वही टाइम पीरियड इसका भी होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 24 into 3600। ये निकाल लेते हैं, इसका हो जाएगा 2 शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट्स में आ रहा होगा 24 into 3600। ब्रैकेट को क्लोज किया एंड आई एम गेटिंग अ वैल्यू। अब इसके अंदर जो है आई एम गोइंग टू बी यूजिंग 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 7.3 into 10 raised to power -5। अब इसका जो यूनिट आ रहा होगा, रियलिस्टिकली इसका यूनिट होगा रैड पर सेकेंड, राइट, क्योंकि हमारे पास ऑर्बिट ये आ रहा है, एंगुलर स्पीड आ रही है। लेकिन एक मसला है, रेडियन जो है वो हमारे पास बेस यूनिट्स वगैरह में नहीं आता, तो इसकी जगह पे मैं सिंपल S-1 भी लिख सकता हूँ। अगर आपने रैड पर सेकेंड भी लिख दिया कोई मसला नहीं है। नेवरदलेस दिस इज डन। फिर मेरे पास सवाल बोलता है कि डिस्पाइट हैविंग द सेम ऑर्बिटल पीरियड द ऑर्बिट ऑफ दिस सैटेलाइट इज नॉट स्टेशनरी। अच्छा, सजेस्ट 2 ways in which the orbit of this satellite could be different from the orbit of the satellite in C. Okay, so let's find it out. अच्छा, मैंने इसका आंसर भी प्रिपेयर किया है। सबसे पहली चीज़ है कि भाई हमारे पास ये जियो स्टेशनरी नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये पोलर हमारे पास सैटेलाइट होगा। इसकी जो ऑर्बिट होगी वो हमारे पास ईस्ट टू वेस्ट होगी। सो देयर यू हैव इट, ठीक है। ये आप मेमोराइज कर लो कि अगर पोलर होगा तो वो इसी तरीके से होगा, ईस्ट टू वेस्ट होगा। तो ये हमारे पास है, ठीक है। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल ऑर्बिट नहीं है, यानी इक्वेटर पे नहीं घूम रहा होगा ये, ठीक है। एनीवेज दिस इज डन। लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव। ये कह रहा है 2 capacitors A and B are connected into the circuit shown in figure 5.1। अच्छा, हमारे पास 2 कैपेसिटर है। कैपेसिटर A हैज़ कैपेसिटेंस C, मैं काम कर लेता हूँ, ये लिख लेता हूँ, इधर C लिखा हुआ है। एंड कैपेसिटर B हैज़ कैपेसिटेंस 3C। ओके,
The electromotive force EMF of the cell is V. So this is going. I'm just going to mark this as V. The two-way switch is initially at position X. We can see that, and capacitor B is initially uncharged. अच्छा B uncharged है अभी इसमें कुछ भी charge नहीं है. State in terms of V and C expression for the initial charge QA on the plates of capacitor A. अच्छा तो हमें इसमें निकालना है, इसकी कैपेसिटेंस हमारे पास गिवन है, तो हम लोग इसको आराम से करने की कोशिश करते हैं. इधर देखते हैं. अब सबसे पहली चीज़ है कि अगर ये V है तो V इस पर भी होगा. सो लेट्स सी, हमें चार्ज निकालना है तो हमें पता है C इज इक्वल टू Q ओवर V होता है, ऐसे ही होता है. सो हमें Q को सब्जेक्ट बनाना है. सो Q इसको A मार्क कर लेते हैं. सो दैट इज गोइंग टू बी CV. डायरेक्टली हो गया, ये वाला भी हो गया, पहला पार्ट तो हो गया हमारे पास. Initial charge on the plates of capacitor A, that is going to be QA is equal to CV. इसको मैंने लिख दिया इधर, ये भी हो गया. फिर ये कहता है the initial energy EA stored in capacitor A. अच्छा, सो इसके अंदर जो होगी EA would be equal to, हमारे पास कैपेसिटर की जो चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है 1/2 CV स्क्वायर. ये वाला फॉर्मूला लगा दो. सिंस हमारे पास इन टर्म्स ऑफ V एंड C बोला है तो ये लग सकता है इसमें, ये भी हो गया, कोई मसला ही नहीं था. The two-way switch is now moved to position Y. इस बार इसने इसको उठा के पोजिशन Y पे किया है. ओके और फिर ये कहता है स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द चार्ज दैट वाज इनिशियली ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ए. अब इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट सा फैक्टर है कि हमने क्या किया कि इस स्विच को उठाकर इस तरफ कनेक्ट कर दिया. अगर मैंने इस स्विच को इस तरफ कनेक्ट कर दिया तो इसका मतलब है कि हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होगी कि ये तो पहले चार्ज था, ये वाला जो है ये चार्ज था लेकिन ये अनचार्ज है. तो इसका मतलब है कि हमारे पास सबसे पहली चीज़ होगी कि अभी इसमें इनिशियली 0 वोल्ट्स होंगे, इस पे V वोल्ट्स होंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये भी चार्ज होना शुरू हो जाएगा. तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो होगा कैपेसिटर B विल स्टार्ट चार्जिंग. मैं लिख रहा हूँ व्हाट हैपेंस टू द चार्ज दैट वाज इनिशियली ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर A. सो चार्ज विल बी, एक मैं इसको लिख लेता हूँ पहले. अच्छा, मैंने एक पहला पॉइंट तो लिखा है चार्ज विल ट्रांसफ़र टू कैपेसिटर B या सम चार्ज विल ट्रांसफ़र टू कैपेसिटर B, लेकिन पूरा चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होगा. फिर उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास जो इसके ऊपर जब जैसे ही चार्ज आना शुरू होगा तो इसका भी जो वोल्टेज होगा राइज होना शुरू हो जाएगा. हमारे पास PD अक्रॉस B विल इंक्रीज. फिर मैं लिख रहा हूँ, लास्ट पॉइंट लिख रहा हूँ, transfer of charge will stop when PD across B becomes actually ये हो जाएगा becomes equal to PD across कैपेसिटर A. लेकिन एक बात ज़रा समझने वाली बात है. एक बात थी कि आपने इसको सिर्फ इधर से डिस्कनेक्ट कर दिया ना. जब आपने डिस्कनेक्ट किया तो ये वाला V इधर गिरेगा और यहाँ पे जो V होगा वो बढ़ना शुरू हो जाएगा. इन द एंड जो होगा ये कोई वैल्यू पे आके सेटल हो जाएंगे. ठीक है, सो देयर यू हैव इट, दिस इज़ डन. अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास ये है, अब ये कह रहा है फिर. अच्छा, मैंने एक काम किया है कि जो ऊपर वाला फिगर था ना उसको उठा के इधर सामने लगा दिया ताकि मैं इस पर वर्किंग कर सकूं. अच्छा, फिर हमारे पास ये कह रहा है कि शो दैट द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस VB अक्रॉस कैपेसिटर B इज गिवन बाय दिस. एक्सप्लेन योर रीजनिंग. लेट्स अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. ओके, सो लेट्स सी. सबसे पहली बात है कि दोनों पे वोल्टेजेस सेम हो जाएंगे, तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ PD A must be equal to PDV, या मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ VA is equal to VB लिख सकते हैं इधर. लेकिन अब ये exactly V तो नहीं होगा.
अब इसको करने के लिए एक चीज़ और हमें करनी पड़ेगी, जो रियलाइज़ करो कि जो है इसकी कैपेसिटेंस हमारे पास 3C है, इसकी C है, तो हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी, लेकिन वो जो टोटल चार्ज होगा इन दोनों पर ही रहेगा। तो हम लोग करने की कोशिश करते हैं इसको। लेट्स सी ये हो जाएगा। पहले तो सबसे पहले इसका मैं बनाता हूँ कि इस पे पहले पहले वाले पे चार्ज कितना आएगा। सो दैट इज़ गोइंग टू बी क्यू। इसको हम लोग करते हैं, लेकिन मुझे जो है चार्ज का पता नहीं है ना, तो मैं क्यू अगर इस पर भी लिखूँगा तो दैट नहीं, हम लोग निकाल सकते हैं। सो क्यू ए शुड बी इक्वल टू, इस तरह लिख सकते हैं, क्यू ए इज़ इक्वल टू इसकी कैपेसिटेंस से सी, लेकिन वोल्टेज हमें नहीं पता, तो इसको मैं फ़िलहाल वी ए का नाम दे रहा हूँ, वी नहीं हो सकता अभी ये। और क्यू बी जो होगा दैट शुड बी इक्वल टू 3C मल्टीप्लाइड बाय वी बी, इसको नाम दे सकते हैं। यहाँ तक भी पहुँच गए। अच्छा, फिर उसके बाद एक चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि ये जो चार्जेस होंगे ये दोनों ही कैपेसिटर्स पे होंगे, तो इसका मतलब है कि मैं इसको लिख सकता हूँ क्यू ए प्लस क्यू बी लिख सकते हैं इसको। सो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा सी वी ए प्लस 3C वी बी, यहाँ तक भी पहुँच गए। और फिर हम क्या करें अब इसके बाद जो है, अगर हाँ, अब हम लोग एक और काम कर सकते हैं कि ये जो है ये टोटल चार्ज है। टोटल चार्ज हमारे पास वैसे ही था Q इज इक्वल टू सी वी, तो इसका मतलब है दिस शुड बी इक्वल टू सी वी, यहाँ तक भी पहुँच गए। ये भी हो गया हमारे पास। अब हमें कुछ और करना होगा। अब इसके बाद जो है अक्रॉस द बोर्ड द C गेट्स कैंसल्ड आउट, सो वी ए प्लस 3VB इज इक्वल टू CV तक तो पहुँच गए। अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन एक बन गई है। अब इसके बाद क्या करते हैं, दैट इज़ समथिंग दैट वी नीड टू कंसिडर। एक और काम ये कर सकते हैं, हमें जाना है 4 तक, राइट? तो मुझे तो निकालना है VB। VA क्या होगा, दैट इज़ समथिंग दैट वी नीड टू कंसिडर। तो सोचने दो 2 मिनट, बल्कि सोचने की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ जो थी, जो मैंने एक पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी थी, ये वाली यूटिलाइज़ कर सकते हैं हम लोग। तो इसका मतलब है हमें तो वी बी निकालना है ना, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, जहाँ पे वी ए लिखा हुआ है उसको वी बी कर देते इधर। ये बात तो फैक्ट थी, हो गया ये वाला सवाल सॉल्व। वी बी इज़ इक्वल टू सी वी, सो इसका मतलब है ये हो जाएगा 4VB इज़ इक्वल टू सी वी, एंड फाइनली वी बी मस्ट बी इक्वल टू, एक्चुअली सी तो कैंसिल आउट हो चुका था, माई मिस्टेक। सो लेट मी जस्ट गेट रिड ऑफ दैट स्ट्रोक इरेजर से। सी तो कैंसिल आउट हो चुका था सब जगह पर, इनफैक्ट पहले वाले में था, इसमें बाकी में तो कैंसिल आउट हो गया था क्रॉस द बोर्ड। सो देयर इज़ नो सी टू कंसिडर, यहाँ तक भी पहुँच गए। सो वी बी इज़ इक्वल टू वी ओवर 4, ये भी हो गया हमारे पास प्रूफ। ठीक है, थोड़ा सा रीजनिंग करके आराम से हो जाते हैं सवाल सॉल्व, ये भी हो गया। अच्छा, लास्ट पार्ट हमारे पास कहता है कि डिटरमिन एन एक्सप्रेशन in terms of V and C for the decrease in the total energy that is stored in the capacitor as a result of the change of the position of the switch. ओके, तो हम इसके अंदर एक काम करते हैं, पहले हम लोग एक काम करें, टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं। पहली शुरू की इनिशियल एनर्जी तो है, उसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास। तो डिक्रीज इन द टोटल एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अच्छा, सबसे पहली चीज़ है कि हमारे पास जो है, हम लोग पहले निकालते हैं फाइनल एनर्जी। तो हमारे पास जो फाइनल एनर्जी आएगी वो आएगी, ये हो जाएगा फाइनल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू, 2 मिनट मेरे साथ सोचते सोचते चलो, हाफ टाइम्स कैपेसिटेंस। हमारे पास जो है 2 कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे हुए हैं, तो अगर एक की 3C है दूसरे की C है तो डायरेक्ट एडअप होकर 4C बन जाएगा। सो 4C यहाँ तक भी पहुँच गए। और जो V की वैल्यू है वो हमारे पास पता है कि V A इज इक्वल टू वी बी, और वो तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, तो वो V ओवर 4 हो जाएगा। सो V ओवर 4 का स्क्वायर कर लेते हैं, ये आ जाएगी फाइनल एनर्जी। तो दैट इज गोइंग टू बी हाफ 4C मल्टीप्लाइड बाय V स्क्वायर ओवर 4 4 16। सो ये 4 कैंसिल, यहाँ पे 4 आ जाएगा,
और ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, सो दैट इज़ गोइंग टू बी ये हो जाएगा CV² over 8, यानी ये हो जाएगा 1/8 CV². Let me just go over it one more time just to see check the accuracy of this calculation. ये 4C था, ये V² हुआ, ये 16 हो गया, सो 4 और 4 ये ठीक है, यहाँ तक भी पहुँच गए, फिर 4 2 8 हो गया, बिल्कुल सही है, ये तो हो गया. अच्छा, इसने हमने बोला डिक्रीज इन एनर्जी. तो शुरू में एनर्जी हमारे पास कितनी थी? इनिशियल एनर्जी जब सिंगल कैपेसिटर था तो वो था हाफ CV² था. इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. सो हमारे पास है चेंज इन एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू हाफ CV² माइनस 1/8 CV². तो यही चीज़ आप कैलकुलेटर में फीड कर लो तो ये हो जाएगा 1 सो दिस इज गोइंग टू बी 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 8 एंड दैट शुड बी 3/8. यानी ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3/8 CV². सही है, ये भी हो गया आपके पास सवाल सॉल्व. सो आई होप यू एंजॉयड दिस स्मॉल लिटिल सेशन विथ यू गाइज एज प्रॉमिस्ड. सो दिस इज डन. ओके, टेक केयर गाइज.